कैरियर साथी के शैक्षिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। 1857 की क्रांति में के पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद में उसके आगे हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति में जो भी तथ्य थे और उसके नेतृत्वकर्ता थे, उनसे संबंधित तिथियां थी, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का कारण। क्योंकि 1857 की क्रांति का जो कारण है वो तत्कालीन कारण तो था कि चर्बीयुक्त कारतूस के लिए सैनिकों ने मना कर दिया था, लेकिन ये 1857 क्रांति तुरंत ही नहीं प्रस्फुटित हुई है। ये काफी दिन से जन आक्रोश से लोग ओतप्रोत थे और मौके की तलाश कर रहे थे, जिसमें अगर सबसे पहला अगर हम बात करें इसकी सबसे पहली शुरुआत कहां हुई, तो इससे पहले अगर हिंसक विद्रोह की बात किया जाए तो बेल्लोर विद्रोह, अगर हम बात करें बेल्लोर विद्रोह की तो बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो 1806 में हुआ था। 1806 में ये जो हुआ था बेल्लोर विद्रोह, ये हुआ था किसके? बलवंत फड़के के नेतृत्व में। बलवंत फड़के के नेतृत्व में बलवंत फड़के के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। ये क्या था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला हिंसक विद्रोह था। पहला हिंसक विद्रोह। इसमें हुआ क्या था कि ये तमिलनाडु में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि हिंदुओं को तिलक लगाने से, हिंदुओं को जो ब्रिटिश सेना में हिंदू सैनिक थे उनको हिंदुओं को तिलक लगाने से व मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध कर दिया गया। दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध कर दिया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों जो सैनिक भाई थे वो दोनों भड़क उठे और 1806 में बलवंत फड़के के नेतृत्व में क्या किया? हिंसक विद्रोह कर दिया। ये पहला विद्रोह था 1857 की क्रांति के पहले। अगर देखा जाए तो ऐसे तो विद्रोह बहुत हुए। सन्यासी विद्रोह 1763 से स्टार्ट हुआ, जो 1763 से स्टार्ट होकर के 1800 तक चला। यानी जो सन्यासी विद्रोह उसका जिक्र किसे मिलता है? आनंद मठ पे आधारित है। आनंद मठ जिन्होंने बंकिम चटर्जी लिखा है, 1882 में प्रकाशित किया गया है वो। तो उसके बाद में ये बेल्लोर विद्रोह है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करें तो और आगे विद्रोह भी हुआ, 1831-32 में विद्रोह हुआ। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट विद्रोह की अगर बात करें इसके बाद में, अगर 1800 क्रांति के पूर्व का ये विद्रोह है। विद्रोह महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करें तो यह हो जाएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट और विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये साथियों कब हुआ? ये 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करता था वो थे सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाई थे। सिद्धू व कान्हू ने क्या किया था? नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। यह भी देखा जाए तो जो संथाल विद्रोह हुआ था यह राजमहल पहाड़ी से लेकर के और भागलपुर तक फैला हुआ था बिहार के, ये संथाल विद्रोह। और ये भी आर्थिक दोहन के खिलाफ
शोषणकारी नीति जो थी अंग्रेजों की, उसी के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। यानी 1857 की क्रांति से पहले कई बार विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने उसको समय समय पर दबा दिया अपने सैन्य कुशलता के वजह से। चूंकि विद्रोह एक नेतृत्व में नहीं हो पाते थे, इकट्ठा नहीं हो पाते थे, छोटे छोटे टुकड़ियों में होते थे, इसलिए उन लोगों को आसानी होती थी दबाने में। तो हम लोग इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं कि 1857 के बाद का एक विद्रोह, यानी ये तो पहले का विद्रोह हो गया, अब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बाद का विद्रोह। बाद का एक विद्रोह हुआ है नील उपद्रव। नील उपद्रव जो हुआ वो 1857 के क्रांति के बाद पहला उपद्रव हुआ था। कब हुआ था साथियों? के 1857 की क्रांति के बाद का विद्रोह की बात करें, बाद, तो ये बाद का विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नील उपद्रव। नील उपद्रव यह कब हुआ था? यह हुआ था साथियों 1859 में। ठीक है, इसका जो जिक्र मिलता है, इसका जिक्र कहां मिलता है? इसका जो जिक्र है वो मिलता है, इसका जिक्र मिलता है कहां पे? नील दर्पण में। कहां मिलता है? किस बुक में? नील दर्पण में इसका जिक्र मिलता है। यानी नील उपद्रव का जो विद्रोह का जिक्र मिलता है, यह नील दर्पण में मिलता है। उसके बाद में अगर इसका प्रारंभ किसने किया गया था? यह किया था, प्रारंभ किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास नामक दो भाइयों ने इसका नील उपद्रव का नेतृत्व किया था। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें, इसकी रचना की, तो किसने किया था? तो नील दर्पण किया था दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र इसके कौन है? नील दर्पण के ये लेखक हैं। क्या है? लेखक। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि नील दर्पण का दीनबंधु मित्र हैं। 1859 में हुआ था और प्रारंभ किसने किया था? ये 1857 के क्रांति के बाद में पहला विद्रोह हुआ था जो हिंसक था। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा कारणों पे जोर देते हैं कि 1857 क्रांति हुई क्यों थी। ठीक है, क्या क्या उसके पीछे कारण थे, तो हम लोग कारणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस समय पहला कारण क्या हो जाएगा। तो पहला कारण हम पढ़ते हैं क्रांति का, हम पहले हम कर लेते हैं कि क्रांति के कारण। पहले हम क्या करते हैं? क्रांति का कारण। पहला हम करते हैं क्रांति का कारण। ठीक है, तो हम कारण की बात करें अगर, तो पहला कारण हो जाएगा राजनीतिक कारण। अगर बात करें राजनीतिक कारण, अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो उस समय 1857 की क्रांति के पहले ही जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। उसने एक नीति पास की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। यानी वो क्या था? राज हड़प नीति भी उसे कहते हैं। यानी वो क्या था कि इसमें यह था कि अगर मान लिया किसी भी राजा के संतान नहीं है तो वो क्या करता है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता और अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। ये अंग्रेजों की चाल थी कि मान लिया किसी राजा के पास में संपत्ति, किसी राजा के पास में जितनी अथाह संपत्ति है उसका हम लोग क्या कर सके? कब्जा कर सके, इस आधार पर कि आपके कोई संतान नहीं है तो आपका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो यह संपत्ति हम लोग हड़प लेंगे। तो अगर राजनीतिक कारण की बात करें तो पहला हो जाएगा, पहला हम बात करेंगे डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, तो इस व्यपगत सिद्धांत के रूप में क्या किया गया था कि कोई क्या कर सकता था? कोई राजा बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। गोद नहीं ले सकता था।
ले सकता। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला जो शिकार हुआ वो कौन सा राज्य था, तो वो सतारा था। पहला राज्य हो जाएगा सतारा 1848। सतारा कब हुआ? 1848 में। उसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें तो जैतपुर संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर संभलपुर कब हो जाएगा? 1849। उसके बाद में जैतपुर संभलपुर 1849। तीसरा हो जाएगा बघाट, बघाट को भी अपने कब्जे में कर लिया 1850 में, 1850 में। उसके बाद में नागपुर को किया 1852 में। नागपुर को कब अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया? नागपुर को किया 1852 में। और उसके बाद में नागपुर को 1852 में कर लिया। उसके बाद में झांसी को 53 में, झांसी को किया 1853 में। और झांसी को 1853 के बाद में इन्होंने क्या किया कि अवध को मिला दिया, और अवध को मिलाया 1856 में। यानी उस समय अवध का नवाब कौन था? तो कौन था? ये बेगम हजरत महल, यानी कि कौन था? वाजिद अली शाह। तो उस पर क्या किया? कुशासन का आरोप लगा दिया, ये लगा दिया कि आप सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं अवध की जनता पर, तो आप ये हमें राज दे दीजिए और आप लोग ये गद्दी छोड़ दीजिए। यानी 1856 में किसके आधार पर किया था इसको? तो कुशासन के आधार पर किया था। कुशासन के आधार पर करके, कुशासन के आधार पर, कुशासन के कारण। तो ये तो हो गया राजनीतिक कारण। और एक अगर हम बात करें डलहौजी की, ये नीति थी। ठीक है, आप लोग नोट करिए। उसके बाद में हम आते हैं अपने दूसरे कारण पे। तो अगर दूसरा कारण हम देखें तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, हो गया। ठीक है, तो हम दूसरा कारण अगर बात करें तो दूसरा कारण हो जाएगा दूसरा कारण एक नियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में आया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक अधिनियम आया था, सामान्य भर्ती अधिनियम। एक 1856 में अगर हम एक और बात करें तो एक आया था सामान्य भर्ती अधिनियम, सामान्य भर्ती अधिनियम। तो सामान्य भर्ती अधिनियम में क्या हुआ था? ये कब आया था? 1856 में। कब आया था? ये 1856 में, यानी क्रांति के एक साल पहले। यानी कि यही सब कारण बनते जा रहे हैं जो भारतीयों को आक्रोशित करेंगे और 1857 की क्रांति होगी। यानी सामान्य भर्ती अधिनियम में क्या हुआ था? ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के समय में लाई गई थी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाई गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि सभी भारतीय सैनिकों को समुद्र पार अपनी सेवाएं जरूर देना है। उस समय एक समझ लीजिए कि रूढ़िवादी थी या रूढ़िवादिता थी या क्या थी, परंपरा थी हिंदुओं की, कि हिंदू जो थे वो समुद्र को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और समुद्र को वो पार नहीं करना, पाप समझते थे। तो इसमें नियम लगा दिया गया सामान्य भर्ती अधिनियम में कि आपको 1 साल कम से कम, यानी कि समुद्र पार करके नौकरी करने जाना जरूर है ना, जरूर ना पड़ सकता है। तो यानी कि इसमें क्या करना था कि समुद्र पार करके जाना, इसका भी विरोध किया गया। उसके बाद में अगर इसमें बात करें, उस समय जो गन चल रही थी, बंदूक चल रही थी, तो उसमें ये वाला आप कहिए लोग, इसके आगे इन्फेंट्री के आधार पर क्या हुआ था कि यानी कि उसमें क्या हुआ था कि जो मौजूदा गन से लोग अपना कार्य कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उसके स्थान पर एक नई इन्फेंट्री आई थी। तो उसमें क्या था कि चर्बीयुक्त कारतूस लगती थी। तो चर्बीयुक्त कारतूस जो लगती थी, तो चर्बीयुक्त कारतूस के वजह से
मतलब हिंदुओं की भावनाएं और मुस्लिम सैनिकों की भी भावनाएं आहत हुई, और तो उसको हम दोनों में कर सकते हैं, धार्मिक कारण भी मान सकते हैं और तत्कालिक कारण भी मान सकते हैं। यानी कि इसमें कर सकते हैं एयरबेस राइफल के जगह पर क्या हो गया था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग, ठीक है। यानी कि एयरबेस राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और इस इनफील्ड राइफल में क्या था कि इनफील्ड राइफल में वही गाय और मतलब ऐसा अफवाह उड़ा दी गई कि गाय की और सुअर की चर्बी इसमें लगाई गई है, तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुस्लिमों के लिए सुअर वर्जित है, तो इसलिए वो लोग भी भड़क उठे और यह भी क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद में अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो इसको हम तत्कालिक कारण भी मान सकते हैं। तो एक हम तत्कालिक कारण सीखेंगे। तत्कालिक कारण में जो मुख्य, चूंकि पीछे से ही शोषणकारी नीतियां विभिन्न प्रकार की चल रही थी जिससे भारतीय एकदम ऊब गए थे, परेशान थे, तो अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें, तात्कालिक कारण, अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण में क्या हो गया था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, इसके कारण भी हिंसा भड़क उठी। उसके बाद में महान क्रांति हो गई। अगर हम बात करें कि भारतीय व ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर पहली बार सामना हुआ, तो पहली बार सामना कहां हुआ था, हिंडन नदी के तट पर। पहली बार सामना कहां हुआ था, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है साथियों। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे। तो ये कारण तो बहुत ज्यादा हैं। एक कारण ये भी था कि जो औपनिवेशिक नीतियां थी, वो भी कुछ कारण आपको बता दे रहे हैं। ऐसे औपनिवेशिक नीतियां थी तरह तरह की, यानी कि जो उस समय जो वेतन था वो भारतीयों का वेतन 7 रुपए प्रतिमाह था, जबकि जो अंग्रेजों का वेतन था वो 45 रुपए प्रतिमाह था। तो सेम काम करना पड़ता था और वेतन में इतना ज्यादा अंतर, इससे भी लोगों में एक तरीके से उनका मोटिव बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था। वो कह रहे थे कि सेम काम करते हैं फिर भी इतने पैसे में इतना ज्यादा अंतर। उसके बाद में इन महान क्रांति के बाद में बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। भले ही हम लोग जीत नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने उनके दिमाग में इस बात की कील ठोक दी कि हम लोगों में भी दम है। अगर हम नेतृत्व करता और सही रणनीति से काम करते तो हम लोग 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ देते। लेकिन खैर जो भी है, उस समय बहुत से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया, सपोर्ट नहीं किया, अगर हम इसकी बात करें कि किसने किसने भाग नहीं लिया या सपोर्ट नहीं किया, तो हम लोग बात करेंगे उनके कि जो सपोर्ट नहीं किए थे क्रांति में, उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो यह था कि अगर हम बात करें कि पहली बात तो जो मद्रास रीजन है, यानी कि जो ये रीजन है दक्षिण भारत, ये अछूता रहा। दक्षिण भारत क्या था, दक्षिण भारत अछूता रहा, यानी कि दक्षिण भारत अछूता रहा, ठीक है। दक्षिण भारत अछूता रहा। दूसरी बात में जो प्रबुद्ध वर्ग था, यानी जो शिक्षित वर्ग था, उसने भी भाग नहीं लिया, यानी कि शिक्षित वर्ग का भाग ना लेना, शिक्षित वर्ग का भाग न लेना। और उसके बाद में अगर बात करें तो किसानों का भी बहुत ज्यादा इसमें भाग नहीं हो पाए थे, क्योंकि किसान जो थे पूरी तरीके से जो जमींदारी सिस्टम था उससे एकदम बंधे हुए थे, और जमींदारों से जो रैयतवाड़ी प्रथा चल रही थी, अस्थायी बंदोबस्त चल रहा था,
कार्नवालिस के द्वारा जो 1793 में लागू किया गया था, उसके बाद में उसके तहत में वो लोग भी जकड़े हुए थे और वो लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे। यानी दक्षिण भारत अछूता रहा, शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। और उसके बाद में नेपाल के सालार जंग, नेपाल के सालार जंग, और उसके बाद में कश्मीर के गुलाब सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह ने क्या किया, भाग नहीं लिया। गुलाब सिंह ने भाग नहीं लिया, गुलाब सिंह ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये सब कारण थे जिससे हमें 1857 क्रांति में सफलता नहीं मिल पाई। अब हम क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी क्लास में। तो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण कथन की, 2-3 कथन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। तो अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा, पहला कथन है, अगर हम महत्वपूर्ण कथन की बात करें, कथन, ठीक, कथन की बात करें तो पहला हो जाएगा टी.आर. होम्स का कथन है। टी.आर. होम्स का कथन है कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। क्या था? सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष था। ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स का कथन था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था। अगर हम दूसरा बात करें तो इन्होंने किसने किया था? आउटड्रम ने किया था। आउटड्रम व टेलर ने, आउटड्रम व टेलर का कथन है कि आउटड्रम व टेलर का जो कथन है, इन्होंने कहा था, क्योंकि एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि इनका क्या नाम है, आउट, तो ये एकदम आउट ऑफ वो बात कर रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जबकि क्योंकि ये एकदम आउट बात कर रहे हैं, क्या यहाँ भारत वाले अंग्रेजों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करवा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये क्या था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, हिंदू व मुस्लिम षड्यंत्र, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अगर हम और इंपॉर्टेंट कथन की बात करें तो एक नेता हुए हैं ब्रिटेन के, बेंजामिन डिजायरली, तो उन्होंने कहा था, जो बाद में चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो बेंजामिन डिजायरली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और इस बात का सपोर्ट एक भारतीय हैं जिन्होंने लिखा है द ग्रेट रिवेलियन, यानी अशोक मेहता, वो आपको बताया था पहले। तो अशोक मेहता ने भी इस बात को कहा था, यानी कि बेंजामिन डिजायरली व अशोक मेहता, इनका जो कथन है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इनका कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी, तो या तो क्वेश्चन बेंजामिन डिजायरली बताएगा, ऑप्शन में रहेगा, या तो अशोक मेहता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं और इसके तथ्य की बात करें तो हम कह सकते हैं, एक हुए हैं लॉरेंस ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, और ये बात 1859 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोहियों में कोई भी एक कुशल नेतृत्व करता होता तो मैं सदैव के लिए हम लोग हार जाते, लेकिन उसी की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी। तो लॉरेंस ने कहा था कि विद्रोहियों में कोई भी कुशल नेतृत्व करता होता तो सदैव के लिए हार जाते, तो सदैव के लिए हार जाते, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण
जितने भी इंपॉर्टेंट थे कथन वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए। हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।